यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जीवाश्मों से लेकर कुछ अन्य तथ्य को बताएंगे, साथ में कुछ अन्य चैप्टरों को भी चर्चा करेंगे। बायोलॉजी से संबंधित होगा, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जीवन में यदि आपको सफल होना है तो परेशानी को गले लगाना सीखिए। यदि आप परेशानी से दूर भागेंगे तो सफलता कभी आपके नज़दीक नहीं आएंगे। बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि परेशानी ही आपको सीख देता है। ये बिना परेशान हुए आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि परेशानी जब आपके सामने होगी तो आप उस समस्या का समाधान करेंगे, और जब समस्या का समाधान करेंगे तभी जाकर के आप कुछ सीख पाएंगे। तो इसी तरीके से परेशानी कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप परेशानी से सबक लीजिए, ना कि परेशानी से भागिए। इस बातों को समझ गए होंगे हम। तो अगर ये पूरा हो जाता है तो बार बार इसे देख करके आप कमांड कर सकते हैं। एक बार हमने नोट के जरिए आपको बता दिया है, दूसरा बार हम वीडियो के जरिए बता दे रहे हैं, और तीसरी बार अगर टेस्ट ले लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बायोलॉजी से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो हम जीवित जीवाश्म की बात आपको बता रहे हैं। जीवित जीवाश्म ये जो है वैसे जीवाश्म है जो प्राकृतिक प्रकोप से अप्रभावित रहता है, वैसे जीवाश्म को हम जीवित जीवाश्म, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी, एक सिनकोना सिनकोना को आपको याद रखना है। सिनकोना, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिनकोना किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसके छाल से मलेरिया का इलाज होता है। पत्ती के, आपको पता होना चाहिए कि सिनकोना का जो छाल होता है वो मलेरिया के दवा बनता है। तो सिनकोना आपको इसलिए याद रखना है। पत्ती का जो है लाल, नारंगी, पीला होना, कुछ उसमें एक एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम कैरोटी कैरोटीनाइट है। कैरोटी कैरोटीन का भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के कारण कभी कभी आप देखते होंगे कि पत्ती लाल होता है, नारंगी भी हो जाता है, पीला भी हो जाता है। इस कैरोटीनाइट के कारण ही होते हैं। कैरोटीन प्रोटीन है ये ध्यान रखेंगे। साथ में आपको 2D 4D को याद रखना है। 2D या 4D, ये एक दवा है जो आपको खरपतवार को नाश करता है। याद रखेंगे। तेजी से बढ़ने वाला पौधा की बात करेंगे तो नगन बीजी में आपको ध्यान रखना है, सिकोया आता है। सिकोया सबसे बड़ा नगन बीजी है। नगन बीजी ऐसे भी हम ऑलरेडी पहले भी बता दिए हैं, लेकिन तथ्य के रूप में आपको ध्यान रखना है। रेफ्लेसिया को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पुष्प है ये। और जलीय आवृत बीजी लेमना को याद रखना है, जो भारत में मिलता है। और उस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आवृत बीजी लेमना जो भारत में पाया जाता है, ये आवृत बीजी है, न कि नगन बीजी है। इस बातों को ध्यान रखना है। रेफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा बीज आर्किड है। अगर बीज की बात करें तो आर्किड है, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि ये सबसे छोटा बीज है। वही सबसे लंबे गुणसूत्र की बात करें तो ट्राइलिथियम है जाता है। वही सबसे छोटा गुणसूत्र की बात करें तो शैवालों का गुणसूत्र जो है, शैवाल का गुणसूत्र सबसे छोटा है। तो शैवाल को इस दृष्टि से याद करना है। सिनकोना किस लिए याद करना है? मलेरिया की दवा के लिए। कैरोटीन आपको पत्ते के हरे और लाल रंगों के लिए। 2D 4D खरपतवार नाशी के लिए याद करना है। वही आपको सिकोया का वृक्ष जो है सबसे बड़ा नगन बीजी पौधे के रूप में आपको याद रखना है। लेमना जो भारत में आवृत बीजी है। आर्किड जो सबसे छोटा बीज के रूप में प्रसिद्ध है। वही शैवाल जो है जिसका सबसे छोटा गुणसूत्र है। इस तरह से आपको याद रखना है। जंगल की आग को हम ढाक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जंगल की आग को आपको क्या कहा जाता है? तो ढाक कहा जाता है। आपको याद रखना है पोपी को। पोपी क्या है? अफीम देने वाला पौधा है। ठीक है, अफीम देने वाले पौधे पोपी है। उसके बाद आपको याद रखना है जैमिया को। जैमिया किस लिए याद रखना है? तो जैमिया ये याद रखना है सबसे छोटा नगन बीजी के रूप में है। नगन बीजी बोले तो आप कह हो जाए।
तो जैमिया को याद रखना है। सबसे छोटा आवर्त बीजी आपको याद रखना है कि अर्सीथोयम है। अर्सोथियम अगर सबसे जो आवर्त बीजी में पूछेगा तो अर्सोथियम है, वही जैमिया आपका सबसे छोटा नगन बीजी में आता है। नगन बीजी और आवर्त बीजी ये दोनों फेनरोगेमी में आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों ही आपको फेनरोगेमी में हम पढ़ाए हैं, ठीक है, फेनरोगेमी। और क्रिप्टोगेमी में तो आपको थैलोफाइटा और शैवाल का अध्ययन कराया गया। आगे ध्यान कर लीजिए, हम जानबूझ करके हम आपसे पूछे थे कि क्या है। क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत शैवाल जो अपुष्पोभिद है, ये तो पुष्पोभिद में आते हैं, नगन बीजी हो आवर्त बीजी, दोनों के दोनों सेम ही है, बशर्ते कि पुष्पोभिद में ही आते हैं, तो जिसको हम फेनरोगेमी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्राणी विज्ञान। ये चैप्टर नंबर 6 होगा, कराया जाए वो प्राणी विज्ञान है। और जंतु जगत के दो वर्गों में हम डिवाइड करके जानते हैं। दो वर्ग कौन कौन से, जंतु जगत को हम दो वर्ग कौन कौन से बनाएंगे, तो कोशिका के आधार पर हम, आपको पता होना चाहिए कि एक कोशिकीय जंतु होगा और बहुकोशिकीय जंतु होगा। अब एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसको हम एक कोशिकीय प्राणी भी कह सकते हैं और बहुकोशिकीय प्राणी भी कह सकते हैं। अब हम एक कोशिकीय प्राणी की बात करें तो आप अमीबा का नाम जरूर सुने होंगे कि एक कोशिकीय प्राणी एक ही प्रकार से संबंध प्रोटोजुआ, जैसे जो भी प्रोटोजुआ है वो प्रोटोजुआ में रखे गए हैं, मतलब जो भी एक कोशिकीय होंगे वो प्रोटोजुआ के अंतर्गत है। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आपको प्रोटोजुआ के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय प्राणी के अलग अलग संघ बनाए गए हैं बहुकोशिकीय प्राणी के, जिनमें आप सभी पोरीफेरा, ये संघ पोरीफेरा हो गए, आपका पहला संघ है। दूसरा संघ की बात कर ले तो संघ सिलिंट्रेटा कहिए, सिलिंट्रेटा। तीसरा भी संघ है आपका, तीसरा प्लेंटी हेलमेंथीज है, प्लेंटी हेलमेंथीज। इस तरह से चौथा आपका है, चौथा संघ की बात कर ले तो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा, एनिलिडा आ गया। फिर आपका है आर्थ्रोपोडा आ गया। उसी तरीके से आप आगे का एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, कोर्डेटा होगा। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, और 1 2 3 4 5 6 7 टोटल के टोटल 9 संघ है, जिसमें से आपको कोर्डेटा आता है, कोर्डेटा। और कितने हो गए हैं अभी तक? 8 हो गए हैं। एक आपका है प्लेंटी हेल्मेंथीज, तो हो गया है। एस्केलमेंथीज नहीं हुआ है, एक छूट गया है, एस्केलमेंथीज, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी संघ को डिवाइड, मतलब बहुकोशिकीय को संघों में डिवाइड करके जानना है, ठीक है। पोरीफेरा संघ हो गया, सिलेंट्रेटा, प्लेंटी हेल्मेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। तो ध्यान रखेंगे, इससे एक दो प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, संघ का नाम पूछ करके या संघ का नाम न कर इसके उदाहरण के रूप में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम संघ प्रोटोजुआ की बात कर लेते हैं। संघ दो वर्ग में बांटा गया है, एक कोशिकीय को संघ प्रोटोजुआ कहा गया है और इधर बहुकोशिकीय है जिसमें कई वर्ग बनाए गए हैं। 9 वर्ग हम अभी तक बता दिए, कई वर्गों में 9 वर्ग। तो प्रोटोजुआ यह एक कोशिकीय है, जैसा कि पहले भी आपको पता है। स्वतंत्र जीवी या परजीवी दोनों प्रकार के जीव इसमें हो सकते हैं, परजीवी हो या स्वतंत्र जीवी। इसमें भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन में ये सारी जैविक क्रियाएं होती है। ऐसा होगा, यानी भोजन भी होता है, पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, जनन भी होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय जंतु में क्या क्या होते हैं? तो भोजन करना, पाचन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना और जनन करना, ये क्रियाएं एक कोशिकीय जीव में, जिसको संघ प्रोटोजुआ कहते हैं, उसमें होगी। ऐसे जीव में
श्वसन और उत्सर्जन। जो श्वसन और उत्सर्जन हम जो क्रिया बताए हैं, कोई विशेष अंग नहीं होता इसमें। श्वसन जो होगा और उत्सर्जन जो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये श्वसन और उत्सर्जन, श्वसन और उत्सर्जन जो होगा आपको विसरण के माध्यम से होगा। अब विसरण क्या होता है, ऑलरेडी हम विसरण और प्रसरण की चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपको ये दोनों क्रियाएं जो होंगे विसरण के माध्यम से होगा। ये पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव में श्वसन किस माध्यम से होगा, तो विसरण के माध्यम से होगा। प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिसको हम बोलते हैं, मनुष्य को संक्रमित करता है। याद रखेंगे कि मनुष्य को संक्रमित करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसे मनुष्य संक्रमित हो जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, और लंबे वर्षों तक संक्रमित रहता है। एक बार संक्रमण हो गया ना, तो लंबे वर्षों तक ये संक्रमण देखने को मिलेगा। ऐसे जीव में अनेक केंद्रक जो होंगे, केंद्रक आ जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है अनेक केंद्रक नहीं, केंद्रक जैसे कहने का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं आपको। जो एक कोशिका है, अब इसमें जो होता है कि एक केंद्रक है, ये केंद्रक क्या होता है कि कई केंद्रकों में बंट जाता है। केंद्रक बंट गया। अब ऐसे परिस्थिति में जब ये कई केंद्रकों में बंट जाएगा तो सब टूट करके एक नए जीव का निर्माण करना, ठीक है। ऐसे एक कोशिकीय जीव में होता है, ठीक है। एक केंद्रक से कई केंद्रक बन जाते हैं, कई केंद्रक जैसे ही बनते हैं सब टूट करके एक नई जीव में परिवर्तन हो जाते हैं। एक कोशिकीय जीव में ऐसा चलता रहता है। तो आई होप ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको कि एक कोशिकीय जीव और प्रोटोजोआ में क्या चल रहा है। और इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं कि जनन कैसे होता है, तो एक केंद्रक कई केंद्रकों में बंट जाना और बंट करके एक नए जीव का निर्माण कर लेना, ये आपको होता रहता है। तो ऐसे अलैंगिक जनन, इस जनन को हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन। अब हम संघ पोरीफेरा की बात करेंगे, क्योंकि आपको प्रोटोजोआ की बात हो गई है एक कोशिकीय में। अब हम संघ पोरीफेरा की बात करते हैं। संघ पोरीफेरा ऐसे जंतु होते हैं जो खारा जल में मिलता है। खारा जल का मतलब समुद्री जल होता है, नमकीन जल होता है। इनके शरीर पर अनेक छिद्र होते हैं, तो ये सारे नहीं पूछे जाएंगे। ये सब आपको जनरली कॉमनली याद रखना है इसके शरीर से। लेकिन याद रखेंगे कि साइकन, मायोनिया और स्पंज पोरीफेरा के उदाहरण है। एक तो साइकन है, स्पंज है, और उसके बाद है आपको ध्यान रखना है एक मायोनिया है, मायोनिया। तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं कि किसके उदाहरण है, तो पोरीफेरा के उदाहरण। तो संघ पोरीफेरा से ज्यादा कुछ नहीं बन रहा है, इतना ही बन रहा है, आपको ध्यान रखना है। संघ सिलेंट्रेटा की चर्चा करेंगे। सिलेंट्रेटा एक जलीय प्राणी होता है, मतलब जल में रहने वाला है। इसके मुख के चारों ओर धागे होते हैं जो भोजन पकड़ने में इसकी मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे कि भोजन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कॉमनली आपको याद रखने के लिए उससे जुड़े चीजों को याद रखकर आप उसको याद रख सकते हैं। तो आपको इसके उदाहरण याद रखना है कि क्या क्या है इसके उदाहरण, हाइड्रा, जेलीफिश और एनीमोन, मूंगा। हाइड्रा और मूंगा को याद कर लीजिए, हाइड्रा प्लस मूंगा। ये दो आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा किस संघ का है, तो सेलिंट्रेटा संघ का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि सेलिंट्रेटा में हाइड्रा और मूंगा आता है। ऐसे एनीमोन भी है, जेलीफिश भी है। एक जेलीफिश भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आगे के एग्जाम के लिए, जेलीफिश। ये किस संघ के हैं, तो सिलेंट्रेटा के हैं। सिलेंट्रेटा में आपको इतना याद रखना है। अब हम प्लेंटीहेल्मिन्थीज की बात करेंगे कि आपको प्लेंटीहेल्मिन्थीज में क्या याद रखना है। तो शरीर 3 स्तरीय होते हैं। 3 स्तरीय का मतलब इसके त्रि आकार में 3 स्तर में होंगे बटे हुए। इनका जो है इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है, मतलब पाचन तंत्र नहीं होता है, अभाव होना, ठीक है। पाचन तंत्र नहीं होने का मतलब है विकसित पाचन तंत्र का अभाव है। जो भी प्लेंटीहेल्मिन्थीज होगा उसमें पाचन तंत्र का अभाव है, इसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस जीव में कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन अंग नहीं होते हैं। ना तो आपको कंकाल मिलेगा, कंकाल का मतलब है जैसे आपके शरीर से पूरा मांस हटा दिया जाए तो जो बच जाएगा उसको कंकाल कहते हैं, तो उसमें कंकाल नहीं है। सिंपल सी बात है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज में कोई कंकाल नहीं है,
इसका मतलब वो खाली मांसल भाग होता होगा। आगे समझ में। और उसके बाद है, इसमें श्वसन अंग भी नहीं है और परिवहन अंग भी नहीं है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस संघ के जंतु में नहीं पाया जाता है, परिवहन नहीं पाया जाता है या श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्लेंटीहेल्मिन्थेज या कंकाल नहीं होते हैं। आगे समझ में। अब हम संघ एस्केलमेंथीज का बात करेंगे, जो कि छूट गया था यहाँ पे। एस्केलमेंथीज में क्या आते हैं? यह जीव 3 स्तरीय भी है, जैसे कि प्लेंटीहेल्मिन्थेज था। आहार नाल इसमें स्पष्ट नहीं होता है, मतलब आहार नाल स्पष्ट न होने का मतलब इसमें भी पाचन तंत्र स्पष्ट नहीं है। आहार नाल को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो या तो आहार नाल आ सकता है या पाचन तंत्र आ सकता है, इसमें भी स्पष्ट नहीं है। परिवहन श्वसन अंग भी नहीं है, जैसे कि गोल कृमि, ठीक है, बुचेरिया तथा फाइलेरिया। फाइलेरिया का नाम आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि फाइलेरिया आपके जीवन से संबंधित बीमारियों को लाता है। आप फाइलेरिया का रोग का नाम भी सुने होंगे कि फाइलेरिया में हाथी पांव रोग जिसको हम कहते हैं। तो ये फाइलेरिया आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और किस में आता है? तो एस्केलमेंथीज। वहां आपको प्लेंटीहेल्मिन्थेज और एस्केलमेंथेज कंफ्यूज कर सकता है। तो एस्केलमेंथेज याद रखेंगे। इस संघ का जो कृमि है, गोल कृमि, बुचेरिया और फाइलेरिया है। गोल कृमि, बुचेरिया और फाइलेरिया, ये याद रखेंगे। आगे हम बढ़े तो यह एक एंटीबियस जो बच्चों में अधिक पाया जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये प्लेंटी एस्केलमेंथेज होगा, वो बच्चों में अधिक पाया जाता है। बच्चे इससे संक्रमित होते हैं। मनुष्य संक्रमित प्लेंटीहेल्मिन्थेज से होता है, लेकिन बच्चा इसका ज्यादा प्रकोप झेलता है एस्केलमेंथेज का। उसके शरीर में जब होता है तो शरीर चुनचुनाहट होता है। शरीर में देखे बचपन में ज्यादातर आपको चुनचुनाहट होता होगा, बिस्तर पर किसी किसी का पेशाब हो जाता है। तो ये इसी से जो संक्रमित होता है, इसी के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, बिस्तर पर बचपन में जो रहा, मतलब बचपन में ज्यादातर बच्चे देखते हैं कि बिस्तर पर ही मूत्र त्याग देते हैं। तो ये ऐसे करने या उल्टी आना, इस तरह की जो प्रोसेस होता है, ये बच्चों में होता है। और ये किसके कारण होता है? एस्केलमेंथेज के कारण होता है। एंटोरबियस का नाम है इसका, और पिनवर्म नाम है। दो है, एक तो एंटोबियस और एक है आपका पिनवर्म। पिन इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जिम्मेवार है उसके लिए। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको एस्केलमेंथेज और प्लेंटीहेल्मिन्थेज समझ में आ गया होगा। फाइलेरिया को आपको विशेष करके याद रखना एग्जाम के दृष्टि से। अब हम संघ एनिलिडा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एनिलिडा को तो आपको भूलना नहीं है। और एनिलिडा कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके आहार नाल विकसित होते हैं या नहीं। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें किसका आहार नाल विकसित है। तो आपको ऐसे इस ऑप्शन में से आ सकते हैं। तो इसीलिए एनिलिडा को याद रखना जरूरी है। इसमें पूर्ण विकसित होता है आहार नाल। श्वसन त्वचा से होते हैं, या क्लोएम जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। तो त्वचा और फेफड़ा दोनों से कर सकते हैं, सांस दोनों से ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें लाल रुधिर होता है, मतलब रुधिर जो होता है लाल होता है। उत्सर्जी अंग जो है वृक्क होता है। जैसे हम लोगों में वृक्क है, किडनी जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी वृक्क होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन से संघ है जिसमें उत्सर्जी अंग पाए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये है आपका नहीं एनिलिडा। कौन से संघ है? एनिलिडा। लेकिन उत्सर्जी अंग का नाम वृक्क है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों ही प्रकार के इसमें हो सकते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण जरूर याद रखना है। केचुआ का नाम तो जरूर सुने होंगे, केचुआ, ठीक है। केचुआ का नाम सुने होंगे, केचुआ जिसको हम चारा बोलते हैं, केचुआ। ये केचुआ जो है चारा, यही, हाँ नहीं मैगी नहीं 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 गलत बात है। केचुआ है, ठीक है। जोंक, जोंक भी सुने होंगे, जोंक पकड़ लेता है, ठीक है। तो जोंक पर हम नमक डाल देते हैं तो मर जाता है जोंक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेरिस हो गया, ये जो है ना एनिलिडा संघ के में आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनिलिडा संघ में कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जोंक हो गया, केचुआ हो गया और नेरिस हो गया। शरीर के 2 भाग होते हैं इसके, याद रखिएगा। आधा पर से काट दीजिए तब भी जिंदा रहता है,
शरीर के 2 भाग होते हैं, इसलिए आधा पर से कट जाएगा तो जिंदा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, ये एग्जाम में आया है कि केचुआ में कितना जोड़ी हृदय होता है, तो 4 गो बेस में होता है। ठीक है, 4 जोड़ी आपको ध्यान रखना है हृदय होता है। इसके पास आंख नहीं होता है, ये पूछा गया एग्जाम में कि किसमें आंख नहीं होता है, तो केचुआ में आंख नहीं होता है। हाँ, कितने नेत्र होते हैं ऐसे पूछे गए हैं, केचुआ में कितने नेत्र रहते हैं, 1 2 4 कोई नहीं। ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज कराए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके जीव धर्म में हीमोग्लोबिन मिला रहता है, इसीलिए इसका रक्त लाल होता है। कटता है तो देखते होंगे लाल खून की तरह बहता है। चेहरा को जब काटते हैं तो लाल खून आता है, इसका कारण क्या है कि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, समझे? नहीं, मनुष्य को नहीं, ये जरूरी नहीं कि मनुष्य को चढ़ा दे, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो यही कारण है कि केचुआ को काटने पर आपको लाल रक्त बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप घोंगा को काटिएगा तो लाल रक्त दिखाई नहीं देगा, क्योंकि संघ जो है आपको ध्यान रखना है कि इस संघ के जंतु में ज्यादातर लाल रंग, जैसे जोंक को भी मरता है तो लाल रंग दिखाई देता है, ऐसे संघ के जंतु में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। आगे ना समझ में? चलिए अब हम संघ आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा, इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। जैसा कि हम अभी बताए हैं कि 2 भागों में बटने वाला शरीर, 2 भागों में बटने वाला कौन है? संघ एनिलिडा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा 3 भाग में बटा हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसके 3 भाग जो होते हैं, एक सिर होते हैं, एक वक्ष होते हैं, एक उदर होते हैं। सिर अलग दिखाई देगा, वक्ष अलग दिखाई देगा और उदर अलग, पेट अलग दिखाई देगा, उदर उसी को बोलते हैं। आगे ना समझ में? तो 3 भाग में बटे होते हैं, इसीलिए अगर आप गर्दन पर से भी काट दीजिएगा चींटी को तो जिंदा रहता है। ठीक है, उसका मुंह जिंदा रहता है, तब तक काटले रहता है, याद रखिएगा। तोड़ दीजिएगा गर्दन पर से, नहीं तो ऐसे, मतलब चींटी का हम उदाहरण दे दिए हैं, चींटी भी आता होगा, लेकिन उस इसी तरीके से देखते होंगे कि उसका पेट अलग है, सिर अलग है, ऐसे देखते हैं ना। तो ये ध्यान रखेंगे। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, मतलब जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला होता है, उसमें कोई नाली उली नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट नाली ही होता है और कुछ नहीं होता है उसके अंदर। इस बात को ध्यान रखें। गिल्स तथा संकुल से ये सांस लेता है, तो ऐसे जीव गिल्स से भी सांस लेते हैं। ठीक है, आगे हम, यह प्रायः एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होने का मतलब है आर्थ्रोपोडा आपको एक लिंगी दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए तो मक्खी, ठीक है, मक्खी, उसके बाद आपको हो जाएगा मछली भी, झींगा मछली भी आपको देखते होइएगा कि मुंह अलग है, उसके बाद पेट उसका अलग है, ठीक है, हृदय अलग है। इस तरह से आप झींगा मछली में भी देखते हैं, कोकरा को भी देखते होंगे, कोकरा देखते हैं ना, कोकरा को मतलब उसका अलग अलग चीज दिखाई देता रहता है। मधुमक्खी को भी, मधुमक्खी का भी पेट अलग दिखाई देता है ना। टिड्डी भी वैसी तरीके का होता है। तो ऐसे मच्छर को भी देखिएगा तो उसका मतलब वक्ष अलग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे जीव को हम आर्थ्रोपोडा कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोडा। आगे ना समझ में? अब एक चीज आपको जरूर याद रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कीटों में 6 पैर तथा 4 पांख जरूर होते हैं। अगर 6 पैर है, ठीक है, और 4 पांख है, तो समझ जाइए कि वो कीट है। क्या है वो? आपसे पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि कीटों में कितने पंख होते हैं? 4, और पैर 4 होते हैं। सॉरी, पैर 6 होते हैं, गलती बोला गया, सॉरी। पैर जो होंगे 6 होंगे और पांख जो होंगे 4 होंगे। ये कीट है। क्या है? कीट। कॉकरोच के हृदय में 13 चेंबर होते हैं, कॉकरोच के, याद रखिएगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि कॉकरोच में पूछा गया है। 13 चेंबर का मतलब है उसके हृदय में, जैसे हम लोग का 4 बेसमी है, हम लोग के 4 बेस में होते हैं, 4 हृदय के 4 चेंबर है, जबकि कॉकरोच में 13 चेंबर है। सामाजिक जंतु आपको चींटी है। चींटी एक सामाजिक जंतु है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ग्रुप में ही रहेगा, हमेशा ग्रुप में रहता है, इसीलिए उसको हम सामाजिक जंतु कहते हैं। और सामाजिक कीट की बात करें तो याद रखिएगा कि चींटी जंतु नहीं है, चींटी कीट नहीं है, जंतु है। क्यों? क्योंकि उसमें 6 पैर नहीं होते हैं। आप पैर काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें 6 पैर होगा वही आपको,
ठीक है, 6 पैर होगा वही आपका कीट होता है। लेकिन चींटी जो है ना, आपसे ये पूछ दिया जाता है कि चींटी है, कीट है कि जंतु है, तो वो जंतु के श्रेणी में रखा गया है। आगे ना समझ में। उसके बाद आपको दीमक को याद रखना है। दीमक, तो दीमक एक कीट है जो सामाजिक है। तो जंतु में अगर आप पूछेगा तो आपको बताना है चींटी, लेकिन कीट में पूछेगा तो दीमक। दीमक होता है जो दियार उवार लग जाता है, उसको दीमक कहते हैं। हाँ, कभी दीमक उसी को बोलते हैं। अब हम आप बेंगल डांस करने वाली अगर कीट की बात अगर पूछा जाए तो मधुमक्खी है। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी आपको क्या करता है? बेंगल डांस करता है। तो मधुमक्खी, मधु को याद कर लीजिए। मधु, मधु को नहीं, मधुमक्खी को याद करें, मधु को नहीं। आगे ना समझे। तो अभी तक हमने जितना भी बात बताया है आर्थ्रोपोडा से बताया। किससे बताया? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अब हम इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इकाइनोडर्मेटा। इस संघ में सभी जंतु समुद्री होते हैं, मतलब जितना भी समुद्री जीव है, जितना नहीं मतलब समुद्र में रहने वाले लगभग जो जीव हैं वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। इसका मस्तिष्क विकसित है, मतलब माथा जो है ना इसका बढ़ा हुआ होता है। और इसकी बात आगे हम उदाहरण की बात करें तो आप सेल फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हैंग फिश, रेज फिश और क्राई फिश। आप फिश फिश सुनते होंगे तो सारे फिश नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसको बारीकी से थोड़ा लिखना चाहूंगा क्योंकि आपको याद रखना ये जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम जेली फिश इससे पहले पढ़े थे, लेकिन वो जेली फिश नहीं, सेल फिश है। क्या है? सेल फिश। ठीक है, उसके बाद स्टार फिश, स्टार फिश, ये सारे मछली नहीं है। एग्जाम में पूछा गया है कि सेल फिश और स्टार फिश क्या है? मछली है? मछली नहीं है। ठीक है, उसके बाद है रेज फिश भी याद कर लीजिए, और उसके बाद क्राई फिश भी याद कर लीजिए, क्राई फिश। तो ये सारे मछली नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये इकाइनोडर्मेटा के जंतु हैं। इकाइनोडर्मेटा एक जंतु है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, कीट नहीं है। आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई संघ है तो आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़ा अगर कोई संघ है, सबसे ज्यादा अगर संख्या में कोई है, आर्थ्रोपोडा का संख्या सबसे ज्यादा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आपको कीट वर्ग आते हैं और कीटों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब इस वातावरण में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है तो कीट है। तो इसीलिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा आपका है, एक जंतु है, कीट नहीं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में जैसे हम बता दिए कि फिश आ रहा है, एक फिश नहीं है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि अरस्तु लालटेन, इसका काम भोजन चबाना होता है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। एक अरस्तु लालटेन है, अरस्तु लालटेन। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक इकाइनोडर्मेटा की जंतु है और इसका काम भोजन चबाना है। जनरली इकाइनोडर्मेटा भोजन निगलता है, लेकिन ये भोजन चबाता है। हम लोग चबा के खाते हैं ना, उस तरह से चबा के खाता है। आगे से एक बार पकड़े गए ना तो तुमको भी चबा डालेगा। आगे समझ में। संघ मोलस्का की बात कर देंगे अब, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। संघ एनिलिडा और संघ मोलस्का। मोलस्का आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है मोलस्का, इसलिए ध्यान रखिएगा। घोंघा देखे होंगे, घोंघा। ठीक है, घोंघा मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि घोंघा जो होता है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इसके शरीर भी 3 भागों में बटे होते हैं, जैसे कि इससे पहले हम बताए हैं। किसमें बताए हैं? आर्थ्रोपोडा में बताए हैं, नहीं बताए हैं? चींटी के बारे में नहीं बताए थे, इतना जल्दी भूलना नहीं है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के भी 3 भाग बटे थे, यहाँ भी 3 भाग बटे हैं, लेकिन वहां का भाग और यहाँ के भाग में फर्क है। यहाँ सिर अलग होता है, अंदर का एक अंग होता है और एक पैर होता है। सिर, पैर, अंदर का अंग, 3 भाग इसके भी हैं। किसमें? मोलस्का में। जैसे कि घोंघा में आप देखते होइएगा कि घोंघा में अंदर का भाग एक होता है। ठीक है, एक आप जब वो मुंह निकालता है तब मुंह अलग होता है उसका। ठीक है, और उसका पैर अलग होता है। तो इस तरह से 3 भाग में इसके भी बटे हुए हैं। और ये जीव गिल्स के जरिए सांस लेता है, गिल्स इसमें भी होता है। अर्थात जिस तरह से मछलियों में गिल्स होता है,
उसी तरीके से यहाँ भी गिल्स होते हैं। ठीक है, इसके शरीर पर कवच होता है, जो कि आप देखते होंगे कि घोंगा में ठोस चीज जो है उसी का नाम कवच है। जैसे शंख में देखते होंगे, हाँ, कछुआ में भी ऊपर रहता है, तो ये आपको कवच बना हुआ रहता है। और इसका रक्त जो होता है रंगहीन होता है, जैसे चारा की तरह लाल नहीं होता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस संघ का मतलब जंतु के रक्त रंगहीन होते हैं, रंग नहीं होते हैं उसमें, मतलब लाल नहीं होते हैं। तो लाल नहीं होते हैं इसी का, किसका? संघ मोलस्का। और मोलस्का से याद रखिए घोंगा। क्या याद रखेंगे? घोंगा। इसमें उत्सर्जन अंग इसमें भी है। उत्सर्जन अंग का मतलब होता है कि ब्रिक होना, जैसे ब्रिक इसमें भी उत्सर्जी अंग है। घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, समुद्री नींबू हो गया और समुद्री खरगोश हो गया। तो समुद्री नींबू और समुद्री खरगोश याद रखेंगे, जिसको हम डेरिस और एप्लिसिया भी बोलते हैं। समुद्री खरगोश को एप्लिसिया और ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। तो डेविल फिश है नाम, लेकिन ये फिश नहीं है। डेविल फिश नाम है लेकिन फिश नहीं है ऑक्टोपस, उसको हम डेविल फिश बोलते हैं। समुद्री नींबू डेरिस बोलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये किस संघ के हैं? तो संघ मोलस्का। तो संघ मोलस्का को भी आप समझ में आ गया होगा। संघ कोर्डेटा की बात करेंगे। संघ कोर्डेटा एक अपने आप में कई समूह बना हुआ है। संघ कोर्डेटा का एक अपना आप का कई समूह बना हुआ है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि संघ कोर्डेटा इसके 13 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। मतलब संघ कोर्डेटा को 13 भाग में बना दिया गया है। और संघ कोर्डेटा को हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत हो जाएगा लंबा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।